मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज मुद्दा नजूल बिल का। यूपी सरकार के द्वारा बनाया नजूल संपत्ति विधेयक फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि 31 जुलाई को इस बिल को विधानसभा में बीजेपी के दो विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ साथ विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास कर दिया गया था। लेकिन अब विधान परिषद में लंबी चौड़ी बहस के बाद खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की दलील पर ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया गया और अब विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। सीधे शब्दों में अब सवाल यह है कि इस विधेयक के मसले पर भाजपा का संगठन अपनी ही सरकार पर भारी पड़ा। क्या इस विधेयक के बहाने विपक्ष को मिलने वाला बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकल गया है? और क्यों आखिरकार योगी आदित्यनाथ को बार बार बैकफुट पर आना पड़ रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नजूल बिल क्यों है और इससे क्या बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, जिसको लेकर बार बार विरोध बीजेपी के अंदर खुद चल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा नेता चंद्रभान राय जी, साथ में राजेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और सपा प्रवक्ता यश भारतीय जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर आज की चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत चंद्रभान जी आपके साथ ही करूंगा, क्योंकि जो सवाल है वो लगातार भाजपा पर उठ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है और संगठन जो है उसके बीच जो परेशानियां चल रही हैं उस पर बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर। सबसे पहला सवाल बस यही है सर कि आखिरकार ये नजूल बिल लाया गया और अगर इसमें कोई परेशानी थी तो इसे विधानसभा में पास क्यों किया गया, और विधानसभा में अगर पास किया गया तो विधान परिषद में जाने के बाद इसे होल्ड पे क्यों डाला गया? क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों को ध्यान में नहीं रखा गया? चल क्या रहा है सर? वॉइस क्लियर है मेरा ना? जी चंद्रभान जी, आवाज क्लियर है। आपने महत्वपूर्ण विषय रखे हैं। एक सबसे बड़ा आपने विषय का प्रतिपादन किया है कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन के बीच में, सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं है। तो एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि संगठन और सरकार में समन्वय ना हो। हाँ, मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं हो सकते हैं। सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं, स्वतंत्र अपने विचारों के लिए। तो इसीलिए हमारे वैचारिक दृष्टिकोण से कभी कभी कोई विचार ऐसे आते हैं जिन पर चर्चा अवश्य होती है और सब चर्चा के मतलब पक्ष रखते हैं। अब आपने आज ये जो बिल जिसके लिए आप नजूल बिल की बात कर रहे हैं, नजूल मुख्यतः वो संपत्तियां हैं जो ब्रिटिशर्स के समय में हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों से उन्होंने जब्त की हैं और बाद में वही संपत्तियां एज इट इज नजूल बनाकर और जिनको आगे आवंटन के लिए रखा गया, और उन्हीं संपत्तियों में पट्टे बाद में हुए हैं। उन्हीं पट्टों के दृष्टिगत लगातार पट्टे चले आ रहे हैं, लेकिन वो संपत्तियां किन किन लोगों को दी गई। नजूल बिल इसलिए लाया गया है कि एक बार उनकी पुनर्समीक्षा हो जाए। 90 वर्ष के लिए दी गई थी, उस समय कौन कौन लोग सत्ता में थे, किस किस तरीके से बांटी गई थी। मतलब एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड की, अंधा बांटे रेवड़ी छीन छीन दे। तो उस समय संपत्ति कैसे बांट दी गई, उनका एक बार पुनर्निरीक्षण आवश्यक है। इसी दृष्टिगत ये बिल लाया गया है। और बिल जब कोई लाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गुंजाइश इतनी होती है कि हम उसको सुधार कर सकें। तो आज पटल पर आया है, विधानसभा में कल रखा गया था। आज विधानसभा में अगर विधान परिषद में आप कह रहे हैं होल्ड पर डाला गया है, तो उसमें कुछ अमिटमेंट जो हमारे कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने प्रश्न जिस पर किए हैं, तो उनके दृष्टिगत जो भी आपत्तियां हैं उन आपत्तियों को निश्चित रूप से सॉल्व करते हुए इस बिल को लाया गया है। अच्छा चंद्रभान जी, एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि ये जो बिल है ये इसलिए लाया गया है कि किन किन लोगों को अंग्रेजों के जमाने में ये बांटी गई थी उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में पता करना है, उसके बारे में समीक्षा करना है कि किन किन को बांटी गई, उस पर समीक्षा करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर कर दीजिए कि जो लोग अभी भी नजूल की ज़मीन पर बरसों से रह रहे हैं और फ्री होल्ड कराने के लिए उसकी किस्तें जमा कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या अब
समीक्षा के बहाने उन सभी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि जब बात ये हो रही है, जब आपके सिद्धार्थनाथ सिंह जो हैं प्रयागराज से जब उन्होंने सवाल उठाया, तो प्रयागराज में 1 लाख ऐसे लोग मकान हैं जो नज़ूल की भूमि पर हैं। 1 लाख मकान का मतलब कम से कम नहीं तो 5 लाख लोग हैं वहाँ पर। अगर आप इनको फ्री होल्ड, इनकी जो किस्तें हैं उनको रोक के, और कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें पैसा वापस किया जाएगा ब्याज समेत, अगर ये होता है तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक बड़ी तादाद में, बड़ी आबादी को आप बेघर कर देंगे? क्या ये सच है, या फिर जो आप कह रहे हैं वो सच है कि केवल समीक्षा होगी? नहीं, देखिए, योगी सरकार का, ये माननीय केंद्र सरकार का 1% भी कहीं मंतव्य ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बेघर हो। क्योंकि हम जब प्रधानमंत्री आवास करोड़ों की तादाद में बनाकर दे रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने इतने बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सहयोग करते हुए इतने आवास दिए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जब भी लखनऊ में जिस बस्ती का लेकर चर्चा हुआ कि वहां पर कुकरेल नाले के किनारे जो घर बने गए थे, उनको भी रेगुलराइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो बेघर करना तो है ही नहीं, लेकिन कम से कम जो भी संपत्तियां उस समय नजूल बनी, आज नजूल संपत्ति के विषय में आपको एक जानकारी दे देता हूँ। झांसी हमारा नेटिव प्लेस है। झांसी में बड़े स्तर पर मिशनरीज को नजूल संपत्तियां आवंटित की गई। आज उन मिशनरीज ने वो अरबों खरबों रुपए में संपत्तियां बेच डाली। 90 साल के लिए आपको लीज पर दी गई, आपने उनको उठाकर या तो पट्टे पर दे दिया, या उस पर पगड़ी जिसको बोला जाता है, एक डिपॉजिट लिया जाता है, उस डिपॉजिट के सापेक्ष में आपने वो संपत्ति आपने बांट दी। तो वो संपत्ति बंटने के बाद आज जो जिन पर रिहायशी हो गई है, व्यवसायिक नहीं कह रहा हूं, जो रिहायशी हैं, उन रिहायशियों को सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने भी रखा और सुरेश खन्ना जी ने उस चीज को क्लियर किया कि उन संपत्तियों को हम, जिनका जमा रेगुलर हो रहा है, जिसमें किसी भी तरह का कोई लैक ऑफ पॉलिसी में जो बनाई गई है उसमें किसी तरह की विक्षिप्तता नहीं है, लगातार चला आ रहा है, उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। ठीक, यश भारती जी आपके पास आऊंगा। आपने सुना सवाल के जवाब में चंद्रभान राय जी ने क्या बात कही है, आपके क्या राय है? क्या लगता है कि जो ये बात कह रहे हैं एग्जैक्ट वही सरकार का कहना है, या टीवी डिबेट्स पे तो कुछ और कहना है और मंशा कुछ और है? देखिए अनुराग जी, बड़ा स्पष्ट दिखा कि सरकार और संगठन में कोई समन्वय नहीं है। दोनों विधायक जो बात वहां विधानसभा में कह रहे हैं, इनके नेता को नहीं कह पा रहे हैं। जो इनके संसदीय दल के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, और भी जब सब लोग हैं, उनको नहीं कह करके विधानसभा में विरोध कर रहे हैं। तो यानी ये कोई भी चीज लेकर के आते हैं, चाहे विधानसभा में, लोकसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, बिना तैयारी के आते हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं। जीएसटी लेकर के आए, रात में 12 बजे इवेंट करने की कोशिश करते हैं, हर चीज से आते हैं। तो भाजपा के नेता यहाँ भी उस पर इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे अच्छा कुछ चीज लेकर के आ रहे हैं और उस पर इवेंट होना चाहिए, बड़ा उत्साह होना चाहिए। तो रात 12 बजे जिस तरीके से जीएसटी लेकर के आए, 365 दिन में लगभग 365 अमेंडमेंट्स किए, और आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जीएसटी का विरोध करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ तो 2 पार्टी सिस्टम है, पार्टी के अंदर 2 लोगों की चलती है, उनके सामने विरोध कौन करेगा, किस बात का विरोध करेगा? संभावनाएं खत्म है सारी चीजों की, इसीलिए घुटते रहते हैं। मैं तो इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तारीफ करूंगा, उन्होंने हिम्मत दिखाई सदन के अंदर बोलने की और विरोध करने की, लोगों को आसरा देने की। और मुझे लगता है इस बात की हिम्मत भी वो तब दिखा पाए जब फैजाबाद, अयोध्या जैसे परिणाम आए, जब लोगों को बेघर किया गया और विकास के नाम पे ही किया गया। और यहाँ भी वही योजना है, विकास के नाम पे। जैसे लखनऊ में भी अभी बड़ी आबादी के क्षेत्र को, एक को तो इन्होंने खत्म कर दिया, दूसरी की जैसे ही तैयारी करी तो बड़ा विरोध हुआ, फिर वापस लेना पड़ा इनको। तो बिना तैयारी के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण उसी तरीके के हैं। जमीन पे किसी को फायदा उस तरीके का दिखता हो तो बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता कि नोटबंदी से किसको फायदा हुआ? क्या आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया? कौन सा एक फायदा हुआ जो आपने देश को कड़वी दवाई पिलाई? और इनके माननीय नेताजी ने ये कहा था कि अगर मेरा दोष निकल आए, मेरी योजना में कोई दोष निकल आए, तो मुझे किसी भी चौराहे पे बुला लीजिएगा। भाई चौराहे पे बुलाने की क्षमताएं तो नहीं है ना, राजनीति में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अपनी गलती तो स्वीकार करें कि ये गलत निर्णय हुआ, जनता को हमने दुख पहुंचाया, जनता को हमने तकलीफ पहुंचाई। आगे हमें इस तरह के निर्णय लेने से पहले विषय को देखेंगे,
लोगों की रायशुमारी करेंगे, वही सब चीजें हैं। अभी भी देखिए कि विधानसभा के अंदर कल जिस तरीके की घटना योगी आदित्यनाथ जी ने की जी। कि दो लोगों को चयनित करके अपराधी बताने की कोशिश करी और पूरे समाज पूरे समुदाय को अपराधी बताने की बात करी, पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर खलनायक की भूमिका दिखाने की कोशिश करी। यही इनका मूल चरित्र है। ये अपराधियों की भी जाति, अपराधियों का भी धर्म, अपराधियों की भी पार्टी, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि देश के अंदर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री अगर किसी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा यश भारती जी। दो जो आपने बात करी, जो वहां पर विधायक थे हर्षवर्धन जी और दूसरे जो इनके हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उन्होंने वहां पर विरोध किया। उसके बाद अपना दल एस की जो अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। और भी इनके सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे और भी दल हों, राजभर हों, वो भी कहीं ना कहीं दबी जुबान इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। बावजूद उसके सवाल तो ये उठता है कि जब विधानसभा में आप इसको लेकर आए, आपके ही दो विधायक वहां पर आपका विरोध कर रहे थे, उनकी बात को अनसुना करते हुए आपने इसे पास क्यों होने दिया? और अगर आपको इसको बाद में उठाकर आपको इसको भेजना ही था, नियमावली का बिना मूल विरोधों पर सरकार ने अगर रास्ता निकाल लिया था, तो नियमावली स्पष्ट करने की बात कही थी तो विधान परिषद से सीधे से प्रवर समिति को भेज देते। वहां तक ले जाने की जरूरत क्या थी? क्या हठधर्मिता थी इनकी? अनुराग जी, मैंने कहा ना, यहाँ टू पार्टी सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। दो लोग हैं जो पूरी पार्टी चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत होती नहीं है और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जो इनका शीर्ष नेतृत्व है वो भी उन्हीं का अनुसरण कर रहा है कि हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, हम कोई भी चीज लेकर के आए हैं। तो ये वही चीजें चल रही है विधान परिषद में, इसीलिए पास नहीं हो पाया, मजबूरी हो गई, नहीं विधानसभा से तो ये पास कर ही चुके थे। और ये वही कमाल की बात तो ये है कि भूपेंद्र चौधरी जी खुद उसका विरोध कर रहे हैं। जी अनुराग भाई, मैंने वही कहा ना कि ये जो हठधर्मता है, जो दो लोग पार्टी चला रहे हैं केंद्र में, वो पूरा एक सिलेबस दे के बैठे हैं पूरी पार्टी में कि इसी पे काम करना है आपको और यही पढ़ना है और पर्ची सिस्टम के पर्ची भेज देंगे, उसका अनुसरण करना, पर्ची जब बाहर जाओगे तो बाहर हो जाओगे। लेकिन जो मैंने कहा, जो अयोध्या फैजाबाद के परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और उसी का ये काम। और आप देखिए जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में जाति और धर्म ढूंढ रहे थे, फलों में मतलब आम में भी ये चाहते थे कि आम बनाने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, उस बेचारे आम को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश करी इन्होंने और देश को बांटने की कोशिश करी। वहां भी इनके सहयोगी दल इनका विरोध कर रहे थे। तो ये बेहतर है ऑल पार्टी मीटिंग्स बनाया करें जिसमें सर्वदलीय बैठक बुला के सबकी सहभागिता ले, अच्छे बुरे की बात करें, ताकि इस तरीके से ना सुप्रीम कोर्ट से इनको लताड़ मिले, ना इनके सहयोगियों से इनको लताड़ खानी पड़े। ठीक, राजेश जी आपके पास आऊंगा। जी सर, आपने तो देखा और सुना भी होगा क्या कुछ चल रहा है मानसून सत्र में इस वक्त। सबसे बड़ी चीज सर ये निकल के आ रही है, क्या होमवर्क नहीं किया जा रहा है या फिर अपनी ढपली अपना राग चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से यश भारती जी कह रहे हैं कि वहां से सिलेबस आ रहा है, सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का अलग अलग सिलेबस ऐसा लग रहा है कि सबका सिलेबस अलग अलग चल रहा है। जैसा कि अखिलेश यादव भी कहते हैं कि अलग अलग सिलेबस मिला हुआ है, सब अपने अपने हिसाब से उस सिलेबस का रट्टा मार रहे हैं। क्या सर होमवर्क नहीं हो रहा है कि जो बार बार योगी जी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है? नहीं, होमवर्क क्या, ये जो नजूल का मामला है इस पर देखिए दो चीजें थी। नौकरशाह ने जो नौकरशाही है उसने कंफ्यूज कर दिया और एक सिंपल सा एक विधेयक ले आए, जबकि इस पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होना चाहिए था। हो क्या रहा है इस पीछे, नौकरशाही और चीफ मिनिस्टर की मंशा थी कि जो बड़ी बड़ी लैंड्स पड़ी हुई हैं उसमें बीआईसी भी है, उसमें एनटीसी भी है, उसमें तमाम और ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब नजूल की जमीनें हैं। वो परफेक्ट, कोई 999 साल की है, कोई 99 साल की है, तो उसमें वो तमाम सारी लीजें खत्म हो रही हैं। उस एंगल को देख कर आ रहे थे, लेकिन वो एंगल नहीं देखा गया जिसमें करीब प्रदेश के करीब 22 लाख लोग इन नजूल की भूमि में रहते हैं। वो ज्यादातर गरीब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
उनकी 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन पर होमवर्क नहीं किया गया और जल्दबाजी में ये विधेयक लाया गया है। इसीलिए बैकफुट पे जाना पड़ा है। पार्टी के लोग तमाम विरोध कर रहे थे और कि विधेयक तो पास हो गया, लेकिन बाद में इसका जो रिएक्शन आया वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि कैसे इसको ठीक करें। कि खासकर प्रयागराज, बनारस, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, इन तमाम जगहों पर ऐसी दिक्कतें हैं जहां पर नजूल की जमीन पर गरीब लोग या पुराने लोग रह रहे हैं, उनको हटाया जाता तो वो मुश्किल आ रही थी। तो उस 22-23 लाख लोगों को बचाने के लिए इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष डाल दिया गया है आज, और कुल मिलाकर इसको लटकाया गया है। नहीं लटकाया गया राजेश जी, लेकिन एक चीज है यहाँ पे, चंद्रभान जी जैसे कह रहे थे कि इन्होंने तो कुछ और ही फिलॉसफी बताई है इस विधेयक बिल के पीछे। इन्होंने कहा कि समीक्षा करने के लिए, ना कि किसी को हटाने के लिए। और जबकि राजा भैया ने आज खुद वहां पर इस बात की तस्दीक की, उन्होंने खुद सवाल खड़ा किया है कि भैया ये किस तरह का विकास हो रहा है लोगों को सड़क पे लाने का। और उन्होंने भी सवाल खड़े किए जो आप कह रहे हैं कि किन अधिकारियों ने फीडिंग की है, समझ से परे है। और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज जो हमारे देश के ही नहीं थे, वो जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था, उन अंग्रेज ने फिर भी हमें फ्री होल्ड दिया। जब वो अंग्रेज फ्री होल्ड दे सकते हैं, एक अगर क्या काम कर सकते हैं ऐसा, तो ये तो जनहितकारी सरकार कही जाती है कि जनता के लिए काम करने वाली अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो फ्री होल्ड करने की किस्त लेने के बाद किस्तों को रोक दिया और ये कहा गया है कि जो भी वहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं उनको उनका ब्याज समेत दिया जाएगा, और अगर किसी ने उस पर मकान बना लिया है तो उसको भी हम वापस करेंगे पैसा, उसकी चीज़ों का आकलन करते हुए। तो ये तो मुझे लगता है कि अनुराग जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पे प्रवर समिति पे इसीलिए डाला गया है। अब इसमें तमाम सारे अमेंडमेंट किए जाएंगे, जो गरीबों के पक्ष में सारी चीजें होंगी उनको लिबरल किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि यही सब प्लानिंग है। और वो फिलहाल अभी ये पूरा एज इट इज रहेगा, जो पुराना नजूल का सिस्टम है वही रहेगा। अभी इस पे कोई संशोधन नहीं होना है। मुझे नहीं लगता है कि 27 तक इसमें कोई व्यवस्था आनी है और ये विधेयक पारित होकर विधान परिषद से पब्लिक के सामने आएगा। मुझे नहीं लगता है। इसमें कुछ कंडीशंस होंगी जो शासनादेश के तहत नए सिरे से चीजें बनाई जाएंगी कि सरकारी संपत्ति जो है, जैसे पीआईसी है, एनटीसी है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो लीज खत्म हो रही है वो सरकार की हो जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जहां पब्लिक रह रही है उसके लिए मुझे लगता है दूसरे नियम कायदे बनाए जाएंगे। फिलहाल ये अभी विधेयक पारित होने नहीं जा रहा है। रही बात संगठन की और इनकी, साफ बात बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सरकार जल्दबाजी में नौकरशाही के गाइडलाइंस पर ये बिल लाई थी। संगठन में इसका विरोध हुआ और संगठन ने इसको कहा कि वापस किया जाना चाहिए या इसे विचाराधीन कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है वही सारी चीजें हैं। देखिए अभी भी बहुत सारी चीजें संगठन और सरकार के लेवल पर समन्वय नहीं हो रहा है। ये तो क्लियर कट दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में अभी पट नहीं रही है। एक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुझे नहीं लगता कि कोई कोऑर्डिनेशन सामने आया है। रही बात, सपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि लखनऊ के हुड़दंग को लेकर 2 लोगों को टारगेट करके मुख्यमंत्री ने नाम लिया। 16 लोग उसमें थे, मुख्यमंत्री को 16 लोगों को सूची करनी चाहिए। सपा के लिए 2 दिन बहुत खराब गए हैं। एक तो अयोध्या में उनका रेप कांड में जो मोइन फंसा हुआ है, और हरदोई में जो वकील की हत्या में जो सपा के लोग इन्वॉल्व हैं, और ये हुड़दंग में जो सपाई इन्वॉल्व है, ये सपा के लिए ठीक नहीं है। इसको सपा को ठीक करना पड़ेगा, वरना सपा का वही परसेप्शन जो 17 से पहले था वो परसेप्शन और गहरा जाएगा। इसमें सारा इनका जो पीडीए है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री एग्रेसिव हो गए हैं और वो काफी तीखे स्वर में बात कर रहे हैं। वो तो ठीक है सर, उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने की बात भी कल कर दी थी। वो बुलेट ट्रेन का जब डिबेट की थी तो उन्होंने बुलेट ट्रेन पूछने की कोशिश की थी। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता थे तो उन्होंने बुलेट का मतलब बताया था बुलडोजर। मुझे उनकी थ्योरी समझ में नहीं आई थी सर कि बुलेट का मतलब बुलडोजर कैसे होता है। ये तो मुझे भी इंग्लिश समझ में नहीं आई उनकी। खैर चंद्रभान जी आपके पास चलेंगे। अभी तो स्थिति चलिए अब प्रबंध समिति के पास गई है, अभी स्थिति होल्ड पे है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लिखा उन्होंने, कहा कि नजूल की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कब्जे जो हैं वो भाजपा के नेताओं के हैं और इसलिए सरकार पहले अपने लोगों से बिल का विरोध कराती है और उसके बाद उठाकर प्रवर समिति में भेज देती है ताकि वो चीज़ होल्ड पे चली जाए, ताकि चिद भी मेरी पट भी मेरी। तो चंद्रभान जी इस आरोप पे क्या कहेंगे आप? अनुराग जी, ये हास्यास्पद नहीं लगता है? 2014 से लेकर लगातार जिन चुनावों में इतने बुरे तरीके से रगेड़ा जा रहा है, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, उसके बाद ज्ञान दिया जा रहा है। अखिलेश जी बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कब्जे भाजपा कार्यकर्ताओं के या भाजपा के नेताओं की। अजीब सा लगता है। पूरे प्रदेश में जिन्होंने हर खाली प्लॉट पर झंडा लगा के बताया था जो खाली प्लॉट किसका है और झंडा लगा वो किसका है, मतलब एक जो ट्रेडमार्क बन गया था कि गाड़ी में बैठा गुंडा है, उसको लगा सपा का झंडा है। ये पूरे प्रदेश में जो बार बार दुर्गति हुई है ना, और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 दिन से 3 दिन से आप किस मोड़ पर हैं? आपके खुद का नगर अध्यक्ष फैजाबाद का सांसद का करीबी है, पालिका के साथ दुराचार होता है और वो अपनी टोन बिल्कुल एक फिक्स टोन, इंग्लिश वाली टोन में लिमिटेड जवाब देते हैं। उस पर आप सोचिए, एक वक्तव्य किसी का नहीं आ रहा है। मतलब सपा इस प्रदेश को फिर से गुंडों के बीच में ले जाना चाहती है। तो सर ऐसे तो अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आपकी ही पार्टी के एक युवा नेता थे, वो एक लड़की को चाचा जी के घर में उसकी लड़की को फोन पे किसी से बात करा रहे थे, उसके बाद लड़की को झापड़ा रसीदते हुए नजर आए थे, वो भी आपके बीजेपी के एक युवा नेता थे। उस पर क्या एक्शन हुआ सर, ये बता दीजिए जरा। नहीं, किस जगह का है मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो वो परिवार के माहौल में, यदि चाचा जी के सामने किसी को बेटी को बताया जा रहा है या घर के अंदर बैठकर भाजपा का नेता कर रहा है, तो मारपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए। समझाने का तरीका गलत है तो परिवार को उसको विरोध करना चाहिए था। लेकिन ये जो परिणति आ रही है जी कि अब निषाद समाज की बेटी है, बेटी का नाम नहीं ले सकता हूँ, निषाद समाज की बेटी है, पीडीएस ध्वस्त हो गया आपका। आप केवल एक वोट बैंक के लिए ओबीसी समाज का इतना दोहन कर रहे हैं। उनकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, उनकी बेटी की कोई वो वैल्यू नहीं है समाज में क्या? आप चुप्पी साध गया पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का कुनबा। 2 दिन पहले किस तरीके से अपने सगों के लिए कभी नहीं लड़ा जो व्यक्ति, अपने पिता के कभी नहीं लड़ा जो व्यक्ति, वो संसद में जाति क्यों पूछ ली? जाति तो आप ही बताते हो, पत्रकारों से जाति आप ही पूछते हो। किस तरीके से मीडिया को आप करते हो जाति पूछ कर, और आप बात कर रहे हो कि जाति कैसे पूछ ली? तो बताइए ना राहुल गांधी जी की जाति क्या है? जाति पूछना अपराध हो गया क्या? अनुराग जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया? वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो सवाल पूछे, मैंने जो सवाल पूछे, वो जवाब मिल गए आपको, या भागने के लिए बुलेट ट्रेन का रास्ता अपना लिया राय साहब ने? चंद्रभान जी, नहीं, बुलेट ट्रेन तो जी बिल्कुल भारत में आएगी और उत्तर प्रदेश में और तेजी से आ रही है। बुलेट ट्रेन की ही तेजी थी जो आज सीआरबी के आप रिपोर्ट देख लेंगे, यूजी क्राइम कैपिटल के रिकॉर्ड आप देखेंगे तो नीचे से क्राइम हुआ है। इसलिए जनता में विश्वास जागा यूपी सरकार के प्रति। नहीं, लेकिन सर जवाब मिल जाए तो बता दीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज बता दीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट तो तब देगी ना जब आंकड़ों में मामले दर्ज किए जाएंगे। विपक्ष तो हमेशा ये कह रहा है कि आप आधे से ज्यादा मामले तो दर्ज ही नहीं होते, थाने के अंदर रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जाती। भाई साहब, यहाँ सपा के नेता सेटलमेंट नहीं कराते हैं अपने घरों पर दरबार लगाकर, या हर व्यक्ति का दर्ज होता भी हो, हर व्यक्ति का। आप कोई भी उठाकर देख लीजिए, इनके समय का ना कहीं कहलवाइए। अब आज जनता में विश्वास जागा है ना कानून के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, सरकार के प्रति, वो हमारे सामने दिखाई देता है। आज आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे जो हैं हर्षवर्धन शायद नाम है उनका, माफ कीजिएगा, उनके बेटे हैं यशवंत सिंह, उनका फोन थाने के लोग नहीं उठा रहे थे, थाने के इंस्पेक्टर नहीं उठा रहे थे। एक पीड़ित का मुकदमा एक दर्ज करवाना था, वो खुद गए वहां पर पहुंचे, जब उन्होंने बात करी तब जाके दर्ज हुआ है सर। और ये मामला शायद सुल्तानपुर का है। अब इस पर क्या कहेंगे कि जब जाएंगे तब आपके प्रशासनिक अधिकारी, आपके पुलिस के लोग आपकी ही सरकार में आपके ही लोगों का फ़ोन नहीं उठाते, मामला दर्ज करना नहीं चाहते। जब तक इन मामलों में कोई नेता, कोई पार्षद, कोई विधायक इन्वॉल्व नहीं होता, आम जनमानस की सुनवाई नहीं होती, या फिर आला अधिकारी तक ये बात ना पहुंचे, तो निचले स्तर पर काम कहाँ हो रहा है सर? और दूसरी बात सर, मैंने केवल आपसे ये पूछा चंद्रभान जी, ये तो कहते हैं आउट ऑफ द सिलेबस वाली बात हो गई, आप तो आउट ऑफ द सिलेबस वाला बात करने लगे, काट की हांडी और अयोध्या में जो कांड हुआ। मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रहा था सर,
नजूल की भूमि पर बीजेपी नेताओं के कब्जे वाली बात जो कही है अखिलेश यादव जी ने, क्या वो बात कहीं ना कहीं गलत है या सही है, इसके मुझे बता दीजिए। क्योंकि उनका सीधे कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि नजूल की भूमियों पर जो कब्जा बीजेपी के लोगों का है वो हट सके, इसलिए लाया गया, उसके बाद वापस कर दिया गया। और अब 2-2.5 महीने की छोड़िए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे थे कि हो सकता है 2027 तक ये मामला पेंडिंग रहे। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पर नजूल भूमि एक्ट लाया जाएगा, इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इस प्रदेश ने एक मजबूत मुख्यमंत्री चुना है, मजबूर मुख्यमंत्री नहीं चुना है। नहीं, लेकिन इस समय तो और आपके मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा बेचारे वो मजबूर ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 फैसले उनको वापस लेने पड़े। वो डिजिटल अटेंडेंस की बात अगर कर लें, उनको फैसला वापस लेना पड़ा। अगर आप बात कर लें पंतनगर की, लखनऊ की, तो जब विरोध हुआ तो उन्हें वो फैसला, बुलडोजर, पहली बार बुलडोजर ऐसा हुआ है कि वापस हुआ है, अदरवाइज आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो फैसला वापस हुआ। आज आपका ये जो बिल है, जो ये नजूल बिल है, ये भी कहीं ना कहीं वापस हुआ है। 3 बार जो प्रखर रूप से सीएम जाने जाते थे, एक फैसला जो कर लिया वो कर लिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है संगठनात्मक तौर पर सरकार के अंदर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से, आखिर किस चीज़ की ऐसी मजबूरी है कि वो अपने फैसलों को पहले लाते हैं फिर पीछे ले जाते हैं? और आपने भी कहा ना शुरुआत में कि मतभेद नहीं है, मनभेद है, तो ये मनभेद भी क्यों है बीजेपी के अंदर? आखिर क्यों वापस लेना पड़ रहा है, क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं सीएम? नहीं, वापस होल्ड पर डाल देना वापसी नहीं होता है भाई साहब। पहली बात तो हाल फिलहाल वो निर्णय स्थगित किए गए, मौसम के दृष्टिगत हो सकता किए गए हों या किसी और परिस्थितिवश किए हो, क्योंकि कई जगह ये दिक्कत आई थी कि डिजिटल अटेंडेंस में वहां पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने यही चीज को उठाया था कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, गांव देहात में नेटवर्क नहीं आता, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय सभी शिक्षकों की अगर आप बात कर रहे हैं, उन्होंने नेटवर्क की बात नहीं करी थी सर। उन्होंने नेटवर्क से पहले उन्होंने बात करी थी उनके अधिकारों की, उनका जो पीएफ है, टीएडी है, जो उनके छुट्टियां हैं, उसकी बात उन्होंने करी थी, उस पर कभी बात नहीं करी थी। आप नेटवर्क लेके बैठे हुए सर, और अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो नेटवर्क तो सुधारिए ना, यही तो बात कही जा रही है। डिजिटल अटेंडेंस के लिए भाई साहब नेटवर्क की बात की गई थी, बाकी डिमांड अलग रखी गई थी। सबसे पहले डिमांड की बात हुई थी, सबसे पहले डिमांड की बात हुई थी। ये बात आप मानिए चाहे ना मानिए, चाहे उसको भी दूसरे ट्रैक पे ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रैक बदलने का तो नहीं है कि आप जिस विषय पे केंद्रित होकर बातचीत कर रहे हैं उसी विषय की केंद्रित बातचीत कर रहा हूं आपसे। ठीक है यश भारती जी, जो अखिलेश यादव जी ने कहा वो मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, किस बिना पे उन्होंने ये कहा? क्या ऐसा प्रूफ था उनके पास, क्या ऐसे सबूत हैं अखिलेश यादव जी के पास जो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नजूल की भूमि जो है बीजेपी के नेताओं ने कब्जा रखी है, बीजेपी के लोगों ने कब्जा रखी है, इसलिए ये बिल का खेल खेला गया, पहले लाओ उसके बाद वापस ले जाओ? अनुराग भाई, पहले तो मैं वो एफआईआर वाली बात इनको क्लियर कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। इनके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत जी, जो मेरठ में रहते हैं, थाने पे धरना देते हैं, मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उस समय वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है जिस समय धरने पे बैठे थे। तो ये केवल एक उदाहरण है, जो कांट की हांडी बराबर नहीं चढ़ती, तो चावल के जरा सा देख करके पता चल जाता हांडी के अंदर कितने चावल पके हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी हांडियां हैं जो समय समय पे चढ़ती और दिखती रहती है। ये उदाहरण सुधार लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी सरकार में प्रदेश अध्यक्ष कभी नहीं रहे। केशव जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके पहले वाजपेयी अध्यक्ष, पहली चीज। चलिए, तो फिर उनको अधिकार है, फिर रोज थाने में बैठे और एफआईआर करवाएं, एफआईआर ना लिखी जाए तो धरने पे बैठना चाहिए उनको। ठीक है, मेरा सुधार ठीक, संतुष्ट हो गए आप इस सुधार से? अब आप उनके पद को लेकर के ज्यादा गंभीर है, उनके विरोध को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई है आपने। कोई बात नहीं, शायद यश भारती जी शायद इसीलिए 60 से 33 पे पहुंच गए, क्योंकि कार्यकर्ता कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही, कार्यकर्ता उदासीन रहता है। देखो, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, विधायक, सांसद सब बोल चुके, कईयों ने पार्टी छोड़ी, कईयों ने पार्टी फोरम के अंदर बोला। देखिए राय साहब, थोड़ा सा अनुशासन, जो भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती है अनुशासन का, वो थोड़ा सा ढोंग कर लीजिए, मेरे समय पे मुझे बोलने दीजिए। और तमाम अभी इन्होंने अपराधों की बात, पिता को अपमानित करने वाले अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। नहीं, अब आप दूसरे ट्रैक पे चले गए चंद्रभान जी, थोड़ा पर्सनल हो गए आप। जब अनुशासन की बात आप करेंगे
तो अनुशासन की बात भी दिया जाएगा। अरे सर, अनुशासन की बात अगर हो रही है ना, तो बीजेपी के अनुशासन को देखिए ना। चीफ मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंच नहीं रहे हैं, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर प्रशासनिक अधिकारियों से साफ कहते हैं, पुलिस को अधिकार देते हैं कि जिस गाड़ी पर भी आप, पर्सनल गाड़ी पर आप लोगो लगा हुआ देखें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का, किसी भी नेता का, हूटर देखें, आप उसको उतारिए। उसके बावजूद कई जगह बीजेपी के नेताओं को जब पुलिस रोकती है, उसके बाद डिप्टी सीएम पहुंचकर कहते हैं कि ये तरीका गलत है, ये तरीका नहीं होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में हूं। अब आप बताइए, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं पुलिस को, और दूसरी तरफ आपके डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं। अब इससे बड़े अनुशासन की बात क्या कहेंगे सर? अनुराग जी, मेरे समय पे मैं बोल दूं, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास भी हैं। जी जी जी, राय बोलिए। साहब उससे नाखुश हो जाएंगे। जी, अभी बोलिए। मेरे हिसाब से राय साहब नेता है, अधिकृत तो प्रवक्ता भी नहीं। जो अधिकृत प्रवक्ता को अगर पुलिस चेकिंग कर लेती है, बेचारे झंडा उतार लेते हैं और कहते हैं मैं झंडा नहीं उतार, थाने को सस्पेंड करने की कोशिश करते हैं, पुलिस वालों को गरियाने लगते हैं, और नहीं तो डिबेट में बैठ के उसी पुलिस की बड़ी तारीफ करते हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। लेकिन वही पुलिस जब व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करती है, तब इनको वो व्यवहार खराब लगता है। जैसे आपने भी एक उदाहरण बताया, मैंने भी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का बताया। तो जो ये चीजें कर रहे हैं, ये लोगों को आवारा बनाने वाला काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार आवारा हो चुकी है, अनियंत्रित हो चुकी है, और ये अनियंत्रित सरकार लोगों को अनियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यवस्था इनके नियंत्रण में नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो। आपने जो डिजिटल अटेंडेंस की बात करी, रास्ते में तमाम फोटोज उन शिक्षकों ने दिखाया कि जब हमारे पास रास्ते में जाने के लिए रास्ता नहीं है, कीचड़ है, रास्ता बाधित है, हमारा स्कूल पानी में डूबा हुआ है, छत टपक रही है, अटेंडेंस की आप बात कर रहे हैं, मूल सुविधाएं तो ले आइए। तो मूल सुविधाओं से केवल भागने के लिए, ढोंग करने के लिए, जनता को केवल ये ढोंग दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। तो अगर 7 साल में आप वो व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पाए, अटेंडेंस को इतना तूल पकड़ के दे रहे हैं, आपके बाकी सारे अधिकारी कहां गए? यानी अगर डिजिटल अटेंडेंस करने की बात कह के आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अनुपस्थित रहते हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी और पूरा वो शिक्षा का जो पूरा एक तंत्र होता है, ऊपर से लेके प्रमुख सचिव से लेके नीचे तक, वो पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। केवल डिजिटल अटेंडेंस से वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो पाएगी, बाकी आपके पास कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। क्या वो पढ़ा रहे हैं, क्या वो शिक्षा दे रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब दिखता है। उसी तरीके से पुलिस आवारा हो चुकी है, इनकी सदन आवारा हो चुकी है, अनियंत्रित व्यवस्था है। ना ये ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाते हैं किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। जो पुरानी व्यवस्था है, इन्हें खुद अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, विपक्षी पार्टियों के ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, केवल तंग कसना और अपनी कमियों पे पानी डालना। जैसे अभी इन्होंने डिटेल कर दी सारी बात को। जो प्रश्न आपने पूछे, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी ने पूछे, जो मैंने पूछे, उसका किसी का भी जवाब नहीं दिया इन्होंने। अगर अपराधी है तो अपराधी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसका बचाव कोई नहीं करेगा। अच्छा, ये यश हमारी भारती जी, स्पष्ट बात है। यश भारती जी, अच्छा जी, है किसी अपराध को लेकर के, तो उसके बचाव में भी नहीं है। आप अपराधी को सजा दीजिए ना, लेकिन आप अच्छा यश भारती जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, यश भारती जी एक चीज पूछना चाहूंगा, आपकी जब सरकार थी उसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था और बीजेपी की मॉनिटरिंग व्यवस्था में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है? क्या आपकी जो व्यवस्थाएं थी मॉनिटरिंग करने की, प्रशासनिक अमले और सारी चीज़ों को, वो बहुत बेहतर थी, और शायद क्या बीजेपी वाले संभाल नहीं पा रहे हैं, या बीजेपी वालों ने उस बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया, या आपकी बेहतर थी, या इनकी कमजोरियां हैं? देखिए अनुराग जी, ये आप आकलन करेंगे, मैं केवल बता सकता हूं, बताने के लिए बता देता हूं। महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 जैसी अत्याधुनिक व्यवस्था लेकर के आए थे, जो महिलाओं को अपराधों से बचाने के लिए, सीधे जोड़ने के लिए बात थी। पुलिस का एक अत्याधुनिक हेडक्वार्टर जिससे बेहतर मॉनिटरिंग हो सके, डायल 100 जिसमें पुलिस की गाड़ी थी, जिसपे FIR हो सकती थी, कम समय में पास पहुंच सकती थी, और उस गाड़ी की मॉनिटरिंग सकती थी कि गाड़ी पहुंच रही नहीं पहुंच रही, क्या था। आधुनिक पुलिसिंग की हमने व्यवस्था करी थी। ये तो आधुनिक पुलिस को डीजल नहीं दे पा रहे, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस दी, जो उस एम्बुलेंस को डीजल नहीं दे पा रहे। तमाम ऐसी योजनाएं जो हमने दी और बिना भेदभाव के दी। अगर बेहतर पुलिस हेडक्वार्टर बनाए तो किसी यादव के लिए, किसी मुसलमान के लिए ये बात कहते हैं। असल में जो ये एमवाई का हमारे ऊपर बात रखते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा एमवाई तो इनका ध्वस्त हुआ है, यानी मोदी योगी उसका जो वोटर था वो ध्वस्त हुआ है। ये सब उसके पक्ष डालने के लिए बातें होती है। जो ये जो नियम भी लेकर के आया नजूल वाला, बिना तैयारी की, ये भी वही चीज है। चंद्रभान जी जल्दी से जवाब दीजिए, चंद्रभान जी जवाब दीजिए जल्दी से। लगातार पुलिसिंग की बात जो बात कर रहे हैं यश जी हमारे,
पुलिसिंग व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है ये अब भी बताने की आवश्यकता है। महिला उत्पीड़न पर या महिला अत्याचार पर जो भारतीय जनता पार्टी का रुख है वो भी राय साहब, आप 1090 से तुलना करके बताइए ना, आपने कोई आधुनिक काम किया हो, डायल 100 जैसा कोई काम किया हो, पुलिस हेडक्वार्टर 24 घंटे के अंदर सारे सफाई इसमें बताइए ना अंदर कुछ। हैं। महिलाओं के लिए 24 घंटे के अंदर सारे सफाई हुड़दंगी अंदर कर दिए गए और बता दिया गया, एक मैसेज दे दिया कि आप बुलेट ट्रेन अच्छा एक चीज बताइए चंद्रभान जी, आप कैसे कह सकते हैं कि सब सपाई थे? क्या वो सपा का झंडा लगा के आए थे? क्या उन्होंने सपा की टोपी पहनी हुई थी जब हुड़दंग कर रहे थे? आप कैसे कह सकते हैं कि वो सपाई थे? वो भाजपा की अनुराग भाई भाजपा की टोपी नहीं लगाए थे, इसीलिए वो सारे सफाई थे। नहीं, हुड़दंगियों की भीड़, जैसे कहते हैं ना, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, वैसे हुड़दंगियों की कोई जात, कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं, राजनीति नहीं होती। आपने कैसे मान लिया कि वो सपा के थे या कांग्रेस के थे या दूसरी किसी दल के थे? हो सकता है कि बाद में पता चले कि उनमें से कुछ लोग बीजेपी से जुड़े हों। अनुराग भाई, वो ट्रेनिंग मोदी जी ने दी है जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। राजधानी में इस तरह के कृत्य करना सफाइयों की मानसिकता रही है। अच्छा, सफाइयों का परिचय यही रहा है। मतलब बीजेपी के पास क्या एक अलग से स्कैनर है क्या सर? पहले सफाइयों ने पानी भरा और फिर पानी में फंसाया और फिर बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंच पर लेके आए कि वो बताएं कि सपा के लोग थे। यश भारती जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। गिरफ्तार कर लिए गए। नहीं, चंद्रभान जी ना, ये इट्स ठीक है, इट्स अ जोक्स अपार्ट, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास क्या अलग से स्कैनर है क्या बीजेपी के पास, जो अपराधियों को केवल स्कैन कर लेता है, दूर से फोटो से स्कैन कर लेता है कि नहीं ये सपा समाजवादी का ही है? बिल्कुल निश्चित। मोदी जी से सीखा है, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से, भारतीय जनता पार्टी सरकार निष्पक्ष रूप से हर हुड़दंगी पर कार्रवाई कर रही है। अच्छा ठीक है, अभी इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है चंद्रभान जी, कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के कई वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह का हुड़दंग चल रहा है, कहां पर पुलिस वालों से हाथापाई की जा रही है, कहां पर आम जनमानस के साथ की जा रही है, और उसके बाद जब पुलिस जांच करती तो पता चलता कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन जबरदस्ती का हुड़दंग चल रहा था। अब ये बताइए कि स्कैनर कब लगाएंगे सर? ये लोग कौन है? अनुराग भाई, वो ट्रेंड भाजपाई है, वो इसलिए बचे हुए हैं, वो ट्रेंड भाजपाई है, ट्रेनिंग मिली है। कांवड़िया भाजपाई है, ये तो मान लिया ना आपने। ट्रेंड भाजपाई उपद्रवी, जो उपद्रव करते हैं, जो पुलिस की गाड़ी सुनने की बात करते हैं, वो सफाई है ना, आप ये मानते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, तो स्टंटबाजी के स्टंट करते हैं, वो सफाई आप मानते हैं ना? अगर देखिए जब बात होती है ना चंद्रभान जी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि अपराध की कोई शक्ल नहीं होती, अपराधी का कोई नाम नहीं होता है। और कल भी जब हम बैठे थे डिबेट पे तो हमने बात करी थी, तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी भाजपा की सरकार में अपराधी किसी भी जात धर्म का हो, हम करते हैं काम और उस पर एक्शन लेते हैं, चाहे वो बिकरू कांड में विकास दुबे का नाम हो, ब्राह्मण था, तब भी हमने एक्शन लिया। ये चीज़ मानते हैं आप? तो आप ये बताइए, जब आपकी सरकार ये काम करती है तो सरकार स्कैन कैसे कर लेती, सरकार ये कैसे पता कर लेती? ये सबसे बड़ी अचंभे वाली बात है कि सरकार हर हुड़दंग में, हर आरोपी में, हर अपराधी में एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पार्टी को ढूंढ ही लेती है। ये सबसे अनोखी और कमाल की बात है इस सरकार में। राजेश जी, आपके पास आऊंगा। सर, एक चीज पूछना चाहता हूं, नजूल की जमीन का जो फैसला है, कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वापस इसलिए लिया गया है कि बरसों से जो लोग इस पर जमे हुए हैं या बैठे हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं कई पीढ़ियों से, वो गरीब तबके के लोग हैं जिनको अंग्रेज़ों ने फ्री होल्ड दिया था। और बात अगर देखी जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं ख़ास तौर से, और ये दबी ज़ुबान में कहा जा रहा है कि अब इसको वापस इसलिए लिया गया है कि मौजूदा हालात जो हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, उसमें जनता या ख़ास तौर से इस अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से पंगे नहीं लेना चाहेगी बीजेपी सरकार, क्योंकि उनका 2027 है। देखिए अनुराग जी, ब्यूरोक्रेसी ने इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार किया था, ठीक है ना। अब चीफ मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था। हर चीज ब्यूरोक्रेसी से नहीं तय होती है, खुद भी बहुत सारा असेसमेंट किया जाना चाहिए। और अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया ना कि इसमें बीजेपी समर्थक और बीजेपी माइंडेड लोग भी काबिज हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर और गोरखपुर, थोड़ा सा देवरिया में भी ऐसे लोग हैं
जो बीजेपी के समर्थक रहे हैं, तो वो लोग भी काबिज हैं। तो गोरखपुर को लेते हुए जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे, उस आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई है। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल सच नहीं है, वो सच है। तो मुझे लगता है शायद यही सारी चीजें थी। SC ST को जो नाराजगी थी और नाराजगी गहरा ना जाए, इसीलिए इस विधेयक को वापस लिया गया है। और अब भाजपा को यह तय करना होगा कि ब्यूरोक्रेसी के कहने पर हर काम नहीं करना चाहिए। संगठनात्मक दृष्टि से आप उस पर डिस्कशन करें और तमाम सारी चीजें उसमें कानूनी विशेषज्ञों की राय लें, तभी कोई कदम इनको बढ़ाया जाना चाहिए, वरना मुश्किल तो और होती ही जा रही नहीं, है। अच्छा राजेश जी, एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए ये बिल जो है अगर आ जाता है, और जिस तरह जी। से संसदीय कार्य मंत्री खन्ना जी कह रहे थे कि जो अब तक आवंटित हो चुके जो नजूल की श्रेणी वाले भूभाग हैं, सरकार उनको वापस अर्जित करेगी और उसकी बाकायदा आवंटी जो है उसको उचित मुआवजा भी देगी। उसका ब्यौरा जो है विधेयक में विस्तार से उल्लेखित है। अगर ऐसा होता है और जिन लोगों ने उस पर मकान बना लिए हैं, पक्के मकान बना लिए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जब अर्जन करेगी सरकार तो आवंटित को पूरी तरीके से मौका देगी मुआवजे का, और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई का, अपना पक्ष रखने का। अगर वहाँ से भी असंतुष्ट होते हैं तो 30 दिन के भीतर सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। अब मज़े की बात ये है, पूछना चाहता हूँ सर, कि सरकार ही अगर ये बिल ला रही है और अगर आवंटी जो है, अगर जिसने कब्जा, जिसका कब्जा है जो भी है, अगर वो मान लीजिए अगर उससे संतुष्ट नहीं होता, फिर वापस वो जाता सरकार के पास, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसे न्याय मिलेगा? नहीं, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। कानून की बात हो गई, लिटिगेशन में मामला चला जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी कि नहीं होगी, ये तो कौन देखेगा। तो ये सारी चीजें तो इसीलिए तय की जा रही ना कि मामला लिटिगेशन में डाल दिया जाए इसे। और आपको बता दें, एक और जानकारी देते हैं, कुछ लोग इसमें हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। ये लाएंगे तो ये पूरा मामला कानूनी पेचीदों में फंस जाएगा। तो ये तैयारी शुरू हो गई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीजें हो। देखिए, सच बात आपको बताएं, ये ब्यूरोक्रेसी ने इस नजूल, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नजूल की लैंड थी, उनको हासिल करने का पूरा ये व्यू रचना रची थी, लेकिन उसमें गलत नंबर डायल हो गया। उनको ये अंदाजा नहीं था कि इस पे गरीबों का और तमाम ऐसे लोग हैं जो 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनका भी हक मारा जाएगा। तो वो गलत नंबर डायल हो गया, उसी पर ये सारी चीजें, ये विवाद खड़ा हो गया और अब सरकार बैकफुट पे जा रही है। तो बैकफुट पर जाना उसका इसलिए भी जा रही है कि उसको मालूम है कि ऐसे लोग इसमें हैं जिसमें मैसेज हमारा फिर 27 में गड़बड़ा जाएगा। SC ST ने इनको 24 में धोखा दिया है। मतलब कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा। अब एक थोड़ा सा इस ट्रैक से एक अलग, राजेश जी, इस ट्रैक से एक अलग सवाल पूछ लेता हूं आपसे जल्दी से। जी। योगी आदित्यनाथ जी इस समय थोड़ा सा बिफरे हुए हैं। अभी जो उनका बयान आया कि मैं यहाँ किसी की नौकरी करने नहीं आया हूँ, मेरे इससे ज़्यादा प्रतिष्ठा और पद प्रतिष्ठा मुझे तो गोरखनाथ में धाम में मिलती है, गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में। आखिरकार ये ऐसा बयान क्यों, किस वजह से देना पड़ा है? ये सवाल मैं अभी चंद्रभान जी से भी पूछूंगा मैं। देखिए अनुराग जी, 4 जून के बाद जी, और आज 2 अगस्त है, इस पूरे पीरियड में कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी हमलावर थी। तमाम सारे नैरेटिव बनाए गए। वो नैरेटिव कहीं ना कहीं उसका घड़ा भरता है ना, तो वो नाराजगी मुझे लगता है कि विधानसभा में फूट पड़ी और वो उसमें टारगेट में केवल सपा आई। तो तमाम सारी चीजें हैं। अब मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री लेवल पे तो तैयारी हो रही है। अभी 3 जिलों की बात बताई जा रही है कि हरदोई में जो मेहरोत्रा जी वकील साहब की हत्या हुई, उसमें नगर अध्यक्ष, सपा के नगर अध्यक्ष का क्लियर कट हाथ है। ठीक है ना। अयोध्या में जो निषाद अति पिछड़ा लड़की के साथ रेप हुआ, उसमें भी मुस्लिम शामिल हैं, उनके अवधेश प्रसाद भी शामिल हैं, मतलब उसके समर्थक हैं वो। ठीक है। अब आप देखिए कि हुड़दंगियों का भी मामला है। आपको बता दें कि पूरे 75 जिलों में मुख्यमंत्री ने सभी सपाई जो फंसे हुए हैं और जो तमाम सारे मुकदमों में इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल केसेस में, उनकी सबकी सूची उन्होंने तलब की है ताकि वो विधानसभा के और सत्रों में हमलावर हों। अब वो सपा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खोलना चाह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में उन्होंने क्या किया है। मुझे लगता वही है, वही खुन्नस क्या कह लीजिए, जनता ने उनको जिस तरह से या अंदरूनी जो चीज चल रही है उसकी वजह से कहीं विचलित हैं, ये भी कह सकते हैं।
बिल्कुल विचलित हैं और हमलावर रहेंगे, वो लगातार हमलावर रहेंगे। एक बात और समझ लीजिए कि अभी सपा के प्रवक्ता साहब भारती जी जो डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे थे, आप उसका विरोध ठीक है, आप अपने लेवल पे करिए, पॉलिटिकल गेम था, लेकिन शिक्षकों ने भी बहुत मक्कारी की है, ये आप समझ लीजिए। मैं उनका समर्थक नहीं हूं। आप समझिए 70,000 से लेकर और 1.25 लाख रुपए तक वेतन पा रहे हैं, काम नहीं करेंगे क्या? क्या पढ़ाते हैं वो? शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ दी है, हजारों रुपए पा रहे हैं वो, और डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। ठीक, पूरे जल्दी से देश जवाब में ले लेते हैं राजेश जी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है आदरणीय राजेश जी, मैंने ये कहा कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था, आदरणीय राजेश जी, मैंने ये कहा था कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था ध्वस्त है, ऊपर से देखिए केवल डिजिटल अटेंडेंस से सब ठीक हो जाएगा, ये संभव नहीं है। टीचर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है, वो टीचर कैसे नौकरी करिए तो पता लग जाता है। सब देख लें। अरे ये आपने अपनी पसंद से नौकरी चुनी थी ना। आप बिल्हौर में नौकरी करेंगे या गांव में नौकरी करेंगे तो उसके लिए तो आपकी पसंद है ना। सरकार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के थोड़े देगी नहीं। राजेश जी ये कैसा संभव है कि पानी में डूबा हुआ है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो काम है, जो और विभागों का काम है, वो टीचर पढ़ाई की। अच्छा यश भारती जी, राजेश जी, राजेश जी, यश भारती जी, टीचर दावा करता रहेगा, कुछ तो दिक्कत भी है ना। हम इतना तो नहीं कर सकते ना कि टीचर सारे मुक्कार हो गए। नहीं ठीक है यश भारती जी, सिर्फ यश भारती जी, यश भारती जी, मेरा एक छोटा सवाल, क्योंकि समय समाप्ति की ओर से सिर्फ एक छोटा सा मैं प्रश्न करूंगा। आपने, अगर राजेश जी ने कहा कि टीचर मक्कार हैं, काम नहीं करते, ठीक, मैं मानता हूं कि सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ एक होंगे जिनके वीडियोस भी वायरल होते हैं। यश भारती जी, अगर टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए पानी भरा है, सड़क खुदी है, सारी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ लागू होती है स्टूडेंट्स के ऊपर भी, वही लागू होती है पेरेंट्स के ऊपर भी। जब वो अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं और ज़रा सी देर हो जाती है तो उनको स्कूल के गेट के बाहर खड़ा किया जाता है, उनको उठा के वहाँ कह दिया जाता है कि आप रोज़ लेट होते हैं, आप चले जाइए। क्या वो पैसा नहीं दे रहे हैं? पैसा तो वो भी भर रहे हैं ना, फीस तो वो भी दे रहे हैं। सीधी सी बात है। 10 सेकंड में जवाब दीजिए। अनुराग जी, हाँ अनुराग जी, सवाल तो वही है ना कि केवल डिजिटल अटेंडेंस से सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी और टीचर मक्कारी कर रहा है, ये सब बातें करके दोषारोपण करके व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार ने उदाहरण दिया है, केरल सरकार ने उदाहरण दिया है, तमिलनाडु सरकार ने उदाहरण दिया है, देश के अंदर बहुत सारी प्रदेश सरकारों ने उदाहरण दिए हैं। हम उनसे सीख करके बेहतर करें ना। दिक्कत क्या है? बेहतरी होगी तो प्रदेश की होगी, देश की तरक्की होगी। आरोप प्रत्यारोप से तरक्की नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मक्कार है। जी, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन खुद से भी राष्ट्र का निर्माण हमें ही करना है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमें मिलकर ही करना होगा। हमको अपने आप को सुधारना होगा, ना कि कोई सरकार आके हमें ये बताएगी कि हमें शौच कहाँ करनी है, ना कोई सरकार ये बताने आएगी कि हमें काम कैसे करना है, ना कोई सरकार ये बताने आएगी हमें शिक्षा कैसे देनी है और या शिक्षा कैसे लेनी है। फिलहाल बस मुद्दा ये है कि सरकार अपना काम करे, विपक्ष भी अपनी आवाज़ उठाए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकले और आम जनमानस को परेशानी ना हो। फिलहाल राजेश जी आपका, चंद्रभान जी आपका, और बात करें यश भारती जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज चर्चा में आने के लिए। समय बहुत कम था। फिलहाल हमने जानने की कोशिश की कि नजूल बिल पर जो अभी होल्ड हुआ है वो क्या सच में कारगर होगा, क्या वो सामने आएगा, और अगर आता है तो फ्री होल्ड जिन लोगों की जो किस्तें जमा हो रही हैं, जो वहाँ पे लोग अभी पीढ़ियों से रह रहे हैं, क्या वो बेघर हो जाएंगे, और अगर बेघर नहीं होते हैं तो सरकार क्या कुछ लेकर आएगी। इस पर चर्चा तो अभी आगे होती रहेगी जब ये विधेयक निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।